स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जो हमारी ऊर्जा की समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। तो बैंक्स इस बात से कतराते हैं कि इस प्रकार के पावर प्लांट्स को हम फंड कैसे करें। आइडियली स्पीकिंग ये कॉस्ट कौन बेयर करेगा कि डिस्कॉम्स की हालत वैसे ही बहुत खस्ता है, इसी वजह से जनरेटिंग कंपनीज की भी हालत खस्ता है। पॉलिसी वॉच के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको स्मरण होगा कि छठे एपिसोड में हमने पावर यानी कि ऊर्जा के संदर्भ में बात की थी और उसके अंत में मैंने इस बात पर ध्यान आपका आकृष्ट किया था कि इस एपिसोड में यानी कि 7वें एपिसोड में हम नॉन कन्वेंशन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें हमने ज़्यादातर कोयले की बात की थी। आज हम ज़्यादातर बात करेंगे सूरज की यानी कि सौर ऊर्जा की। आप और हम सब जानते हैं कि इस देश में काफ़ी धूप आती है, काफ़ी सूरज की रोशनी रहती है यहाँ पर। इसलिए ये बात लोग अक्सर कहते हैं कि हम लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग क्यों नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस देश में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए गए हैं, लेकिन आज की चर्चा में हम इस बात पर विशेष रूप से विचार करेंगे कि क्या सौर ऊर्जा के माध्यम से जो हमारी ऊर्जा की समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं, और अगर हो सकती हैं तो कैसे हो सकती हैं, उसमें क्या संभावित समस्याएं हैं, क्या संभावित विषय हैं जिन पर हमें विचार करना आवश्यक होगा अगर हम सौर ऊर्जा का उपयोग यहाँ कर सकते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस देश में सौर ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा, रिन्यूएबल ऊर्जा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। हमें उसका उपयोग करना है, उसका किया भी जा रहा है। हम आज ये इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की आगे रणनीति बनाई जाए जिससे सौर ऊर्जा का हम उपयोग कर सकें। इस सब को जानने के लिए हमें इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि भी जानना आवश्यक होगा कि ये रिन्यूएबल एनर्जी है क्या, जिसे सौर ऊर्जा उसका एक प्रमुख अंग है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी है क्या? रिन्यूएबल एनर्जी प्रमुख रूप से जैसा शब्द में परिभाषित है, रिन्यूएबल यानी कि जिसका हम पुनः उपयोग बार बार कर सकें और जो व्यय ना हो। जैसे कोल की हमने पिछली बार चर्चा की थी, कोयले की बात की थी। कोयले की चाहे जितनी अधिक मात्रा हो, लेकिन एक मात्रा सीमित है। कुछ वर्षों बाद वो कोयला हमारे लिए उपलब्ध नहीं होगा। एक तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल सही कहा जाता है कि कोयले का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, लेकिन अगर मान लीजिए अगर वो विषय नहीं भी है तो भी कोयले की एक सीमा है, पेट्रोलियम की एक सीमा है, गैस की एक सीमा है। ये सब रिन्यूएबल नहीं है क्योंकि इनकी सीमाएं हैं। रिन्यूएबल क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, सौर ऊर्जा यानी कि सूरज तो हमेशा चमकेगा ही, तो वो ऊर्जा तो आपके पास हमेशा रहेगी। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में सौर ऊर्जा के अलावा भी बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे आपने सुना होगा विंड एनर्जी। आप लोग कहीं आते जाते होंगे पहाड़ों पे, या कभी आप साउथ में गए इंडिया में, तो बड़े बड़े टरबाइंस लगे रहते हैं, विंड मिल्स लगी रहती हैं, जो जब चलती हैं तो उससे ऊर्जा जनरेट होती है। इसी तरह टाइडल एनर्जी होती है, यानी कि वेव्स जब ऊपर नीचे होती हैं, पानी ऊपर नीचे होता है समुद्र का, तो उससे भी एनर्जी बनती है। इसी तरह एक होती है जो फ्यूल और ऑर्गेनिक फ्यूल जो होता है, उससे भी एनर्जी बनती है। तो कई प्रकार की एनर्जी हैं जो कि रिन्यूएबल हैं, यानी कि जो खर्च नहीं हो सकती। आप इस प्रकार की एनर्जी का उपयोग करेंगे तो इस बात की चिंता तो नहीं होगी कि ये इसका फ्यूल खत्म तो नहीं हो जाए। जैसे कोयले के बारे में हम लोग सोचते हैं, पेट्रोल के बारे में सोचते हैं, गैस के बारे में सोचते हैं, वो तो समाप्त हो सकता है। तो रिन्यूएबल का मतलब ये हुआ कि वो पुनः आ जाता है और उसके भंडार ऐसे हैं कि वो कभी समाप्त नहीं होंगे। इसमें एक बिंदु और अक्सर चर्चा में आता है कि क्या समस्त रिन्यूएबल एनर्जी वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं है। तो जैसे सौर ऊर्जा सब कहते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और सही बात भी है, विंड एनर्जी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। लेकिन जो अन्य जो फ्यूल, जैसे अक्सर हम आजकल बात कर रहे हैं बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं, तो बायोफ्यूल रिन्यूएबल तो है लेकिन एनवायरनमेंट फ्रेंडली उसे कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उससे जो ऊर्जा जनरेट होती है उससे फ्यूम्स जो निकलते हैं, कार्बन एमिशंस जो होते हैं, उससे प्रभाव पड़ता है एनवायरनमेंट पर। तो उसको हम ग्रीन एनर्जी तो नहीं कहेंगे, हाँ रिन्यूएबल एनर्जी जरूर कहेंगे। तो हमें समझना पड़ेगा कि एक तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि जो कोयले से आती है या पेट्रोलियम से आती है या गैस से आती है, वो नॉन रिन्यूएबल हुई। उसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी में के दो अंग हैं, एक जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है यानी कि
कार्बन फ्री है और एक जिससे कार्बन एमिशन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये अंतर समझना आवश्यक है, क्योंकि सामान्य रूप से हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा। हाँ जी, ज़्यादातर जो रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हैं उनसे एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा, लेकिन सब स्रोत ऐसे नहीं हैं रिन्यूएबल एनर्जी के जिससे एनवायरनमेंट ठीक रहेगा। अब प्रश्न ये है कि इस बात को भारत सरकार ने इस देश में रिकग्नाइज किया गया कि हमारा कमिटमेंट है इंटरनेशनल कि हम अपने कार्बन एमिशंस कम करेंगे और उसके अतिरिक्त हम रिन्यूएबल एनर्जी पर बल देंगे। उसके जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि एनवायरनमेंट तो एक प्रमुख कारण था, रिन्यूएबल एक कारण था, साथ साथ ये भी है कि ये फाइनेंशियली वायबल है या नहीं। तो हम इन तीन पहलुओं पर भी रिन्यूएबल एनर्जी को देखेंगे कि वो जो स्रोत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो रिन्यूएबल है या नहीं है। नंबर 2, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, और वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है। आपको स्मरण होगा कि 5वें एपिसोड में मैंने इस बात पे विशेष बल दिया था कि आइडिया होना बड़ा आसान है, लेकिन उस आइडिया को टू मेक इट हैपन एंड टू सस्टेन इट, it is necessary that it has to be politically acceptable, socially desirable, technologically feasible, financially viable, administratively doable, judicially tenable, emotionally relatable और environmentally sustainable। तो इसमें ये सब प्रकरण तो इस पे पूर्ति होती है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी है। आपको शायद ये पता हो कि वर्ष 2010 में एक सोलर मिशन लॉन्च किया भारत सरकार ने, और बाद वाली सरकारों ने उसे और सुदृढ़ किया। यानी कि पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल था, हर पार्टी इसको मानती थी, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार थी, इस बात से सहमत थी कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी पर बल दिया जाना चाहिए। तो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल था। सोशली डिजायरेबल तो आपको पता ही है, हर जना इस बात से सहमत है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, ये एक इशू है जिस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन क्या वो टेक्नोलॉजी इस प्रकार की है कि हमें 24 घंटे बिजली मिले? इस पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आगे बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल है। प्रश्न यह है कि फाइनेंशियली वायबल है या नहीं। आपको बताना चाहूंगा, जब शुरू में सोलर एनर्जी इस्तेमाल हुई तो ये एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, 7 रुपये पर यूनिट, 8 रुपये पर यूनिट। धीरे धीरे करके ये कॉस्ट कम होती गई, जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़े, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सामने आई, जैसे जैसे इसकी टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम होने लगी, तो आज की तारीख में तो 2 रुपये पर यूनिट बिजली मिल रही है। तो ये फाइनेंशियली वायबल हो गई यहाँ के लिए। लेकिन हम आगे इस बात पर चर्चा करेंगे, इसके वायबल होने से क्या कोई और संस्था नॉन वायबल हो गई? क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करना एक बात है, इसको दूसरी जगह पहुंचाना, उसका उपयोग करना और इसका प्रभाव अन्य एनर्जी स्रोत पे क्या होगा, इस पे भी चर्चा होना आवश्यक है। इसमें जुडिशियल टेनेबिलिटी का कोई प्रश्न आता नहीं है, इमोशनल रिलेटेबिलिटी को कोई प्रश्न आता नहीं है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है ही रिन्यूएबल एनर्जी। तो सामान्य रूप से उन सम बिंदुओं को, जो ये मिशन लॉन्च हुआ सोलर मिशन, या जो विंड एनर्जी को जो प्रोत्साहित किया गया भारत सरकार द्वारा, ये सब ज़्यादातर पैरामीटर्स फुलफिल करते थे। तो 2010 में जैसे मैंने कहा कि ये मिशन लॉन्च हुआ, साथ ही साथ इस मिशन के तहत लोगों को प्रेरित किया गया कि वो सोलर एनर्जी का उपयोग करें। अब इसमें कई प्रकार के इश्यूज आए थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, सरकार मेरे विचार से सब्सिडी भी देती है इसमें। प्रश्न ये आता है कि जब आप सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं और मान लीजिए आपकी सरप्लस हो जाती है, आपकी जितनी एनर्जी बन रही है वो आप अपने घर में नहीं उपयोग करते हैं, तो क्या हम उसको ग्रिड में डाल सकते हैं? इस जो नई योजना आई 2010 में, जो मिशन आया, उसमें नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया। ये लाया गया कि कोई व्यक्ति अगर सोलर पैनल्स लगा के एनर्जी इस्तेमाल करता है तो उसको वो ग्रिड में डाल सकता है। इसी तरह से इसको प्रेरित करने के लिए ये मैंडेट किया गया सरकार द्वारा कि संस्थाएं जो हैं वो सोलर एनर्जी को भी प्रोत्साहित करेंगी, जो जनरेटिंग कंपनीज हैं वो भी करेंगी, जो अन्य पावर सेक्टर में जनरेटिंग कोल बेस्ड कंपनीज हैं उनको भी प्रोत्साहित किया गया कि वो सोलर पैनल लगाएं। आपने देखा होगा, अगर आप लोगों में से कोई कोचीन एयरपोर्ट कभी गया हो तो जो प्लेन लैंड करता है तो आप देखेंगे बड़ा बड़े सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। आपको ये भी जानकर हर्ष होगा कि इस देश में एक सिटी है दमन, जो एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर पूरा वो सोलर बेस्ड पैनल से वहाँ पर ऊर्जा आती है। धीरे धीरे प्रयास हो रहा है सरकार द्वारा कि हम इसको स्विच करें, सोलर एनर्जी पर ले जाएं और प्रोत्साहन
विंड एनर्जी को भी दिया जा रहा है। इसके फलस्वरूप काफ़ी मात्रा में आज की तारीख में जो जनरेटिंग कैपेसिटी है सोलर एनर्जी की बढ़ा ली गई है, और ओवरऑल लगभग 20 से 25% जो हमारी कैपेसिटी है वो सोलर एनर्जी की हो गई है। परंतु इसमें समस्या है। समस्या क्या है? पहली समस्या ये है कि जो सोलर एनर्जी से जो एनर्जी जनरेट होती है, या जो सोलर प्लांट्स लगते हैं, वो बड़े बड़े प्लांट्स लगते हैं, बहुत उसमें ज़मीन के ऊपर आपने देखे होंगे सोलर पैनल्स लगते हैं। उनका जो प्लांट लोड फैक्टर है, यानी कि अगर उसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट की है कैपेसिटी, यानी कि इतना वो जनरेट कर सकती है पावर, तो उसका प्लांट लोड फैक्टर 20% ही होता है, यानी कि वो 20% ही एनर्जी उपलब्ध कराई पाएगी। जैसे नॉर्मल रूप से जो कोयला सेक्टर के या जो कोयला के जो प्लांट्स हैं, उनकी प्लांट लोड फैक्टर 62 से 63% होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 1/3 PLF होता है। दूसरी समस्या क्या है कि इस देश में हम ज़्यादातर बिजली का उपयोग शाम के समय करते हैं। शाम के समय सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब सूरज नहीं होगा, उसकी रोशनी नहीं होगी, तो उससे बिजली कैसे जनरेट होगी? तो ये एक बहुत प्रमुख समस्या है कि जिस समय हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस समय हमें सौर ऊर्जा नहीं मिल पाती। इसके लिए कई विकल्प पे टेस्टिंग चल रहा है, यानी कि हम सौर ऊर्जा को स्टोर कैसे करें। सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज ये है, क्योंकि अगर हम स्टोर नहीं कर पाएंगे तो एनर्जी जनरेट हुई तो या तो आप इस्तेमाल करें या स्टोर करें, नहीं तो बेकार हो जाती है। तो स्टोरेज इतनी बड़ी मात्रा में कैसे करें, इसमें कई प्रकार के विचार चल रहे हैं। जैसे एक विचार ये भी है कि जिस समय सूरज की आपकी रोशनी में है, जिस समय आपको सौर एनर्जी मिल रही है, आप उसमें से पानी को पंप करके डैम्स में डालें, और जब सौर एनर्जी नहीं है, सोलर एनर्जी नहीं है, उस समय पानी को उसको निकालें और निकाल के उससे जनरेट करें। इसका एक सामान्य रूप से धारणा है कि हमें सोलर एनर्जी को किसी अन्य एनर्जी सोर्स से बैलेंस करना पड़ेगा। पहला कारण तो वही था कि आपको जिस समय आवश्यकता उस समय बिजली उपलब्ध हो। दूसरा एक और कारण है जो कि सामान्य साधारण व्यक्तियों को जानकारी नहीं होती। जो ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका एक ग्रिड होता है। ग्रिड के माध्यम से बिजली एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो ग्रिड की एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से अगर उसमें बिजली नहीं चलेगी तो ग्रिड कोलैप्स कर जाएगा, या जितनी कैपेसिटी उससे ज़्यादा बिजली आएगी तो ग्रिड कोलैप्स कर जाएगा। यानी कि आपको वो ग्रिड बनाने की इस प्रकार से आवश्यकता पड़ेगी, या एनर्जी की उपलब्धता आप इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे कि ग्रिड बैलेंस बना रहे। अब इसके लिए क्या करते हैं, सामान्य रूप से सरकार क्या करती है, क्योंकि हम प्रोत्साहित कर रहे हैं सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को, तो हम ये कहते हैं कि जो अन्य स्रोत हैं एनर्जी के, दिन में जब सौर ऊर्जा आ रही है तो उनको बैकडाउन कहते हैं, बैकडाउन वो कम कर दें। तो बैकडाउन की कॉस्ट है। अगर आप कोई प्लांट चला रहे हैं, उसको आप रुकने को कहेंगे तो ये कॉस्ट होगी, क्योंकि उसके फिक्स्ड कॉस्ट, उसने अपना इक्विपमेंट लगा दिया है और वो बिजली जनरेट करने को आपने उसने मना कर दिया, क्योंकि दिन के टाइम पे आपकी सोलर एनर्जी आ रही है। अब ये कॉस्ट कौन बेयर करे? इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी ऊर्जा स्रोत को प्रोत्साहित करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि उसका एडवर्स प्रॉब्लम तो कहीं और नहीं क्रिएट हो रही है। जैसे सूर्य ऊर्जा में ये समस्या आती है कि दिन में जब एनर्जी जनरेट होती है तो उस समय जो और प्लांट्स हैं उनको बैक डाउन करना पड़ता है। आइडियली स्पीकिंग, सामान्य रूप से होना ये चाहिए कि जब सौर ऊर्जा नहीं प्राप्त हो रही है तो कोई ऐसी ऊर्जा का स्रोत तो हम देखें जिससे हम उस ग्रिड को बैलेंस कर सकें। उदाहरण के लिए कि अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगाएं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डैम्ड पावर प्लांट्स हैं, उसमें लाभ क्या होता है कि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। यानी कि आप पानी का फ्लो बंद कर देंगे तो एनर्जी जनरेशन बंद हो जाएगा। तो दिन में आप वो पानी फ्लो बंद कर दें तो सौर ऊर्जा आएगी, और शाम को जब आप पानी फ्लो चलने देंगे तो आपको शाम को वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मिलेगी। इससे आप बैलेंस कर देंगे। अब ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो कि स्वयं में एक रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके प्लांट्स को स्थापित करने के लिए एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत सारे हैं। तो ये इशू इतना आसान नहीं है कि आप इसको बैलेंसिंग प्राप्त कर दें। दूसरी बैलेंसिंग होती है गैस से। गैस टरबाइंस भी आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो आप जिस समय सौर ऊर्जा नहीं है उस समय आप गैस टरबाइन चलाएं, और जब सौर ऊर्जा है उस समय गैस टरबाइन आप बंद कर दें। लेकिन चाहे वो गैस टरबाइन हो, चाहे वो कोल पावर प्लांट्स हो, अगर इनको बैकडाउन करने को कहेंगे तो जैसा मैंने पूर्व में कहा, इसकी एक कॉस्ट है। ये कॉस्ट कौन बेयर करेगा, इस पर विचार करना होगा। क्योंकि जैसा मैंने
छठे एपिसोड में आपको बताया था कि डिस्कॉम्स की हालत वैसे ही बहुत खस्ता है। इसी वजह से जनरेटिंग कंपनीज की भी हालत खस्ता है, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा डिस्कॉम से। अब जनरेटिंग कंपनीज की अगर हालत खस्ता होगी और आप उनको फाइनेंशियली और दबाव डालेंगे सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, तो फाइनेंशियली और हालत उनकी खराब होगी। तो इन सब बिंदुओं पर विचार करना होगा कि जो कॉस्ट है इसकी, उसको कौन बेयर करे, क्योंकि प्योर कॉस्टिंग फाइनेंशियल तो नहीं हो सकती। तभी लोग सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि फाइनेंस के अलावा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकता सौर ऊर्जा। तो आवश्यकता तो है, लेकिन इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्वरूप इससे देखना पड़ेगा, रूप से देखना पड़ेगा कि उसका प्रभाव अन्य प्लांट्स पे कैसा पड़ रहा है। दूसरी समस्या क्या आती है सोलर एनर्जी में कि सामान्य रूप से माना जाता है कि सोलर एनर्जी जो जनरेट होती है उसका स्थानीय स्तर पर उपयोग होगा और ग्रिड से उसे आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ग्रिड बैलेंसिंग की इशू नहीं आएगी, तो ट्रांसमिशन कॉस्ट भी आपकी कम होगी। क्योंकि मान लीजिए आपने ट्रांसमिशन लाइंस क्रिएट कर दी और वो 20% ही उनका उपयोग हो रहा है, तो इसका मतलब कॉस्ट ज़्यादा होगी ट्रांसमिशन की। इसलिए ये एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सूर्य ऊर्जा या सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का उपयोग लोकली करें आप, और जो उसके ट्रांसमिशन का ज़्यादा उपयोग ना करें, क्योंकि ट्रांसमिशन करने में अन्य समस्याएं आती हैं। तीसरा इशू यह आता है कि जो बैंक्स फाइनेंस करते हैं सोलर पावर प्लांट्स को, उनके पास कोई एसेट नहीं होता जिसको वो मॉर्गेज कर सके, क्योंकि कोई बैंक लोन देता है तो एसेट को मॉर्गेज करता है, क्योंकि ये लैंड जो होती है लीज पर होती है, और जो सोलर पैनल्स होते हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू बचती नहीं बाद में। तो बैंक्स इस बात से कतराते हैं कि इस प्रकार के पावर प्लांट्स को हम फंड कैसे करें। तो फंडिंग एक अलग इशू है। मैं ये सब बिंदु आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि किसी भी निर्णय लेने से पूर्व इन सब बिंदुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। सबका कुछ ना कुछ समाधान अवश्य है, लेकिन बिना चर्चा किए अगर ब्लाइंडली हम सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी को बढ़ावा देंगे तो उससे ना केवल सौर ऊर्जा को भी अंततः नुकसान होगा, जो अन्य स्रोत हैं एनर्जी के उनको भी प्रतिकूल उनमें प्रभाव पड़ेगा। तो संक्षिप्त में मुझे यही कहना है कि सौर ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है, और प्रमुख रूप से हमारे देश के लिए जहाँ पर इतने हमारे पास सूरज की रोशनी रहती है, तो यह तो डेफिनेटली एक फ्यूचर है। लेकिन इन सब बिंदुओं पर हमें विचार करके ही रणनीति बनानी होगी, क्योंकि हमने टारगेट तो रख दिया है कि 2030 तक हम 500 मेगावाट सौर ऊर्जा जनरेट करेंगे। हमने ये भी टारगेट रखा है कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि हमारे यहाँ से कार्बन इमिशन वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा पूरा, कोई एडिशनल कार्बन हमारे यहाँ से नहीं इमिट होगा 2070 तक। अब ये टाइम तो है अभी हमारे सामने, लेकिन हमें उसका पूरा एक रोड मैप बनाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी के माध्यम से हम कार्बन न्यूट्रल कैसे बन सकें। निश्चित रूप से एक ये अच्छा ऑब्जेक्टिव है, निश्चित रूप से ये करा जा सकता है, लेकिन अगर हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं देखेंगे तो इससे खतरे भी हैं इसमें कहीं, क्योंकि ना केवल इसमें एग्जिस्टिंग हमारे जो एनर्जी के सोर्स हैं उनमें समस्या आ सकती है, सौर ऊर्जा इटसेल्फ में आ सकती है। क्योंकि जैसा आपने नोटिस किया होगा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि कई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कि गवर्नमेंट ओन्ड हैं, स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड हैं, उन्होंने पहले बिड किया कि सोलर कंपनीज उनको बिड करें कि किस रेट पर उनको पावर देंगे। तो उन्होंने पहले तो 6 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, आज की तारीख में ये सौर ऊर्जा 2-2.5 रुपये में मिल रही है। तो कई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्ट पे रिनीज कर रही हैं, वो कह रही हैं आज की तारीख में जब सस्ती मिल रही है तो हम महंगी क्यों खरीदें। ये एक अन्य कॉन्ट्रैक्चुअल इशू है, जुडिशियल इशू है, जिसको देखना आवश्यक होगा। सब स्टेक होल्डर्स के साथ के बैठकर एक इसमें समन्वित रूप से इसकी रणनीति बननी चाहिए, जिसके फलस्वरूप हम सौर ऊर्जा का उपयोग यहाँ बढ़ा सकेंगे। मुझे आशा है कि ऐसा होगा, क्योंकि सब देशों में ये फैसिलिटी नहीं उपलब्ध है, इतनी सौर ऊर्जा नहीं है। हिंदुस्तान में, हमारे देश में उपलब्ध है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन एक निर्धारित रणनीति के तहत। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।